नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक बेहद खास विषय की, मानव जीवन और पर्यावरण। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान उपस्थित हैं। आइए आपको उनसे परिचय हम करा दें। हमारे साथ डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी, जो कि प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, वृक्ष मित्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे दूसरे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर VRS रावत, जो रिटायर्ड ADG हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून से। आप दोनों ही मेहमानों का दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोनी जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम आपसे करेंगे। वृक्ष मित्र के नाम से आप जाने जाते हैं सारे उत्तराखंड में, और आपने अपने जीवन को, मानव जीवन को, पर्यावरण को समर्पित किया है। तो आपको इस चीज़ की, इस बात की प्रेरणा कहाँ से हुई कि आपको अपना जो ये जीवन है वो समर्पित करना है पर्यावरण के लिए? हमारा जो जीवन है वो जीवन प्रकृति की देन है। माता पिता तो हमारे माध्यम है, जिनके माध्यम से हम इस धरा पर आए हुए हैं, और इस पर्यावरण से या प्रकृति से हमारा जन्मों जन्मों का नाता रहा है। प्राचीन समय से देखें, हम आदि मानव काल से देखते हैं तो जंगलों से ही मानव जीवन की या जीवन की उत्पत्ति हुई है, और अपना भरण पोषण, खान पान, रहन सहन सब वो जंगलों से ही किया करता था। तो ये पर्यावरण की जो सीख मानव को मिलती है वो प्रकृति के गोद में पल के उससे मिला हुआ है। यह हमारा जन्मों जन्मों का नाता रहा है इससे। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे हम लोगों की शिक्षाएं प्राप्त हुई, हम लोग थोड़ा जागरूक हुए, तो कहीं ना कहीं हमने जो है कि जिससे हमारा भरण पोषण हुआ था, जो हमारा आवास के रूप में रहा करता था पर्यावरण, जिससे हमारी कई आवश्यकताओं की पूर्ति हुआ करती थी, यानी कि एक तरीके से क्या हमारा पूरा जीवन ही पर्यावरण पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों ने इसमें परिवर्तन किया। आज स्थिति कहीं ना कहीं ऐसे सामने आ गई कि हमको पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना पड़ रहा है। अगर हमने इस ओर ठोस कदम नहीं उठाए तो निश्चित तरीके से जो आने वाले हमारे पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतेगी। क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरणीय संतुलन बना करके हमारे माता पिता, हमारा दादी दादी, हमारा बूबू भूया ने सजो कर रखा हुआ था, ऐसे पर्यावरणीय संतुलन बना करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। तो हम लोगों का जो नाता रहा पर्यावरण से वो प्राचीन काल से ही रहा, जीवन काल से ही रहा, और हमेशा ही रहेगा। अगर जिस दिन हमने पर्यावरण से बाहर जाना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पैदा होगी, तो जीवन में कैसा कर सकता हूं कि वो संभव नहीं होगा। इसलिए हम सभी लोगों को आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देख करके इस पर्यावरणीय संतुलन को बना के रखना होगा। जी, और बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना ये जो संपूर्ण जीवन है आप पर्यावरण के लिए समर्पित किया है। लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत भी हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा कार्यक्रम है जीवन शैली कार्यक्रम है, और इसमें आज हम पर्यावरण और मानव जीवन की बातचीत कर रहे हैं। तो पर्यावरण मानव शैली, जीवन शैली से किस तरह से जुड़ा हुआ है, यही प्रश्न मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जी देखिए, जीवन शैली जो है हमारी पर्यावरण के साथ साथ विकसित हुई है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सोनी ने कहा कि मानव जीवन जब पैदा हुआ, विकसित हुआ, वनों से आया, लेकिन वनों के साथ जो हमारा पर्यावरण था पूरा, उसी के साथ हमारी जीवन शैली विकसित हुई। हम देखें कि अगर अब विश्व की जियोग्राफी को अगर छोड़ दें, भारत पे ही हम आएँ तो डिफरेंट जियोग्राफीज हैं भारत में। उत्तर भारत है जहाँ ग्लेशियर हैं, बर्फीले प्रदेश हैं। दक्षिण भारत है जहाँ बर्फ गर्म इलाका है, कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के एरिया है। उत्तर पश्चिम भारत है जहाँ बहुत घने जंगल हैं, ह्यूमिडिटी होती है। वहाँ की जीवन शैली वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल है, जो कि हजारों सालों से हम उस पर्यावरण के हिसाब से हमने अपनी जीवन शैली में अनुकूलन लाए, उस जीवन शैली को हमने अडॉप्ट किया। लेकिन आज जो पर्यावरण है वो हमारी जो जीवन मॉडर्न आधुनिक जीवन शैली आ गई, ये पर्यावरण अनुकूल नहीं है, जिससे कि हमारा पर्यावरण आज खतरे में आ गया है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया है, और चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं ही। डॉक्टर सोनी, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन, इसकी चर्चा हम आगे भी इस कार्यक्रम में करेंगे, तो कारक कौन से हैं सर जो पर्यावरण के लिए चुनौती बने हुए हैं और पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं?
अगर देखें जी तो सबसे बड़ा जो कारक है वो मनुष्य है। मनुष्य ही इस पर्यावरणीय असंतुलन को बना रहा है। बिल्कुल, बहुत तो खूब आज कहा के जी। परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने पर्यावरण निवारण करने के साथ साथ मनुष्यों की जो आज के मानव है, जो इस जिंदगी में जो प्रकृति पे हावी होना चाह रहा, प्रकृति को अपने बस में करना चाह रहा, उसकी सोच में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि जिन चीज़ों का आविष्कार हुआ है वो मानव की सोच के कारण, चाहे हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं, चाहे हम हवाई जहाज की बात कर ले, जो भी तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ है, भले हमें वो सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन दुष्परिणाम उसका हमारे सामने कितना आ रहा है, उसका प्रभाव हमारी पीढ़ी पे कहाँ तक पड़ रहा है, इस चीज़ को हमने आकलन नहीं किया। भोगवादी प्रकृति के कारण हम उसको बढ़ाते चले गए, आगे लेते चले गए, जिसके कारण आज दुष्परिणाम हमारे सामने आने लग गए हैं। आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम में परिवर्तन आ रहा, जलवायु में परिवर्तन आ रहा, तो ये दोषी कौन है? जो कभी जंगल हुआ करते थे, आज मानव ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी भोगवादी प्रकृति के लिए उसने बड़े बड़े जो है कि वहां पर कंक्रीटों के महल तैयार कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये संतुलन बिगड़ेगा ही, क्योंकि हमको वो संतुलन बनाने के बजाय हमको ऐसी भूख लगी हुई है कि हम कितना कमाएं। कोरोना ने सिखा दिया है कि तुम्हारा पैसा तैसा का जैसा रह जाएगा। इसलिए जो जीवन प्रकृति ने दिया है, प्रकृति के अनुरूप ढाल करके आप अपना जीवन का निवारण करिए, इसी में खुश रहेंगे। अन्यथा अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे तो उसका दोष मनुष्य अगर उसका निवारण नहीं करता तो प्रकृति स्वयं उसका जो कि निवारण करेंगे। इसलिए कहा गया है कि जब जब जनसंख्या बढ़ती है, जब तक मानव ऐसे पर्यावरणीय असंतुलन या तमाम चीजों को अवरुद्ध करता है, तो वहां पर क्या होता है कि प्रकृति स्वयं आगे आती है। प्रकृति जो है कि उस पर संतुलन बनाने के प्रयास करते हैं। कई इस प्रकार की आपदाएं आ जाते हैं, कई इस प्रकार की बीमारियां, महामारियां आ जाती हैं, तो ये कारण क्या है? कहीं ना कहीं संतुलन बन रहा है, क्योंकि मनुष्य उसमें विफल हो गया है, मनुष्य उसे रोक नहीं पाया है, जिस कारण से प्रकृति को जो है कि अपना संतुलन बनाने के लिए आगे आना पड़ रहा है। क्योंकि प्रकृति मनुष्य सब ये नहीं चाह रहे कि तुम हमें कुछ सब कुछ दो, प्रकृति ये चाह रहे कि जो पहले से प्राचीन काल से ही ये एक सुंदर वातावरण बना करके तुम लोगों के लिए रखा था, ऐसे ही वातावरण तुम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बना के रखें। इसीलिए जो प्रकृति उसको संतुलन बनाने के लिए जो कि बार बार जो कि चेतावनी दे रही है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य चेता नहीं रहा है। इसलिए समय रहते हुए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना पड़ेगा, अपनी जितने भी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि प्रकृति जो है मनुष्य के भरण पोषण तो कर सकती है, लेकिन वो प्रकृति जो कि मनुष्य की लालसा को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसकी लालसा बढ़ती जा रही, लालसा बढ़ता है, जिस कारण से पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है। तमाम चीज़ों के कारण, चाहे सांस की बीमारी ले लें, आंखों की बीमारी ले लें, या कई इस प्रकार की बीमारियां फैली, चर्म रोग से ले लिए, आप चमड़ी से संबंधित ले लिए, तो उसका कारण जो है कि आज मनुष्य ही है। मनुष्य को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी जाके पर्यावरण संतुलन बढ़ेगा, तभी जाके इन कारकों पर प्रतिबंध लगेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर सोनी ने कहा कि जो ये मानव का हस्तक्षेप है, ये मानवीय जो कारण है, ये सबसे बड़े कारक हैं पर्यावरण को बिगाड़ने में, पर्यावरण के असंतुलन में। आप भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कारक कौन कौन से हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं आज की दृष्टि में, आज के समय में? हम आपकी थीम को लेके चलें, जीवन शैली और पर्यावरण। जी बिल्कुल। देखिए, हम जैसे मैंने कहा कि हमारी जीवन शैली जो हमारा पर्यावरण था उसके अनुकूल थी। बिल्कुल। लेकिन जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आज से 150 साल पहले आई, जिसमें कि जीवन शैली एक आर्थिक रूप में जीवन शैली में परिवर्तन आना शुरू हुआ और जीवाश्म ईंधन का आविष्कार हुआ, और उस जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से जो वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़नी शुरू करी, बिल्कुल, जिसके फलस्वरूप एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी आनी शुरू हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने उस समय चेता दिया था, सन 1850 के आसपास चेता दिया था कि आज जिस मात्रा में हम कोयले का, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, आने वाले समय में इससे जरूर अत्यधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, जिसके दुष्परिणाम आज हम 150-200 साल बाद भुगत रहे हैं। तो ये एक आधुनिक जीवन शैली अपनाने का ही दुष्परिणाम है कि हम जलवायु परिवर्तन, एक जो कि आज की
आज के विश्व की सबसे ज्वलंत गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में जलवायु परिवर्तन आज आया है हमारे सामने। जी, और निश्चित रूप से जहरीली गैसों का जो उत्सर्जन होता है और वो पर्यावरण को प्रभावित निश्चित रूप से करती हैं। और आपने जैसे कि बताया भी कि एक जीवन शैली कार्यक्रम है, तो पर्यावरण जो है वो जीवन शैली ही है। Yes. और जीवन शैली से ही पर्यावरण जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सोनी, पहाड़ी क्षेत्रों में आप निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ पर जागरूकता फैलाते रहते हैं, तो पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है पहाड़ी प्रदेश है, तो यहाँ पर आपके माध्यम से किस प्रकार के जन जागरूकता के कार्यक्रम आप कर रहे हैं जिससे आप पर्यावरण को बचाने की मुहिम चला रहे हैं? हम ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं जी, और हम गांव के लोगों की पहले तो लगभग जो कि 90% हम गांव पर निर्भर हुआ करते थे जी, लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण जैसे लोग शहरों की ओर आने लगे हैं, लेकिन जो लोग आज भी गांव में हैं उन्होंने पर्यावरण संतुलन बना के रखा है, क्योंकि उस जंगलों से एक तो उनको जलाने की लकड़ी मिलती है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, पशुओं के बिछाने के लिए जो है कि उनके जो पत्ते होते हैं वो लाते हैं, और उसे हमारी जो जैविक खाद बनती है उसका प्रयोग को करते हैं। तो हमारे लिए तो जंगल इतने महत्वपूर्ण थे, क्योंकि हमने जो झूलना सीखा, जो हाथ के बाजू हमारे मजबूत हुए हैं, तो पांडे जी हम तो झूला खेला करते थे। आज तो आधुनिक चीज़ें आ गई, हम पेड़ों में जो है कि टहनी पकड़ते थे, उस हमारी बाजू हुआ करते थे। छोटे बच्चे जो है कि उस पर जो है कि टहनी पकड़ने के लिए जो है कि फल निकालने के लिए गए। तो हमारे तो कई इस तरीके की आवश्यकताएं के विकास के साथ साथ हम लोगों को शारीरिक विकास करने में भी पेड़ पौधों को अहम भूमिका रही है जी, क्योंकि हमने पेड़ में चढ़ना सीखा। गांव में तो ऐसा था साधन नहीं थे, कुत्ता काटने के लिए आ जाता था, कहाँ जाए, पेड़ में चढ़ जाते थे। तो वो पेड़ जो आज लोग बचाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं, वो पेड़ हमको उन जंगली जानवरों से, कुत्तों से जो है कि सुरक्षा भी देता था। हम लोग चले जाते थे, फलों को खाने के लिए जाते थे, पक्षियों का आश्रय हुआ करता था। तो गांव के लोगों में हमने ये जनजागरूकता जलाई है, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष मेरा मित्र। बहुत सुंदर। एक वृक्ष मित्र समान दोस्त बनाकर हम लगाए इस धरा पे, क्योंकि ये जीवन अमर नहीं है, ये जीवन एक दिन सबका चला जाएगा। जिस तरीके से लोग आ रहे जा रहे, जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं, तो निश्चित तरीके से कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, लेकिन इस धरा को हम क्या दे रहे हैं जी। बचपन से लेकर इस धरा ने मरने के बाद भी जो राख होते हैं वो उस धरा ने लिया है। हमने इस धरा को क्या दिया? इस धरा से हमारा भरण पोषण हुआ, इस धरा में से हमने चलना फिरना सीखा, इस धरा ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन इस धरा का हमने चारों तरफ से उपभोग किया, लेकिन हमने दिया क्या इसको? ये आपसे कुछ नहीं मांगे। तो मेरा प्रयास है कि इस कर के रूप में, क्योंकि कोई पैसा देता, कोई ये देता, कहता भैया तुम मर जाओगे तो तुम्हें जो है कि ऊपर जो है कि दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, तुम जो है कि उसका जो है कि कर ले जा रहे हो। लेकिन जिस पृथ्वी ने जन्म से लेकर के मरने के बाद भी आपके राग अपने आप में समाये हुए हैं, उसको क्या दे रहे हैं? उसका कर नहीं दे चुका के जाओगे। तो हमारा प्रयास यह रहता है कि आप एक मित्र रूप में, दोस्त रूप में एक पौधा लगाए, क्योंकि जब तक हम पौधे को भावनाओं से नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल मन से नहीं लगाएंगे, अपने यादगार पलों के रूप में नहीं लगाएंगे, तब तक इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा। आए दिन आप देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर कई जो है कि पौधारोपण किया जाता है, लंबा चौड़ा पौधारोपण किया जाता है, लेकिन क्या वो पौधे जीवित रहते हैं? क्या उनका संरक्षण हो पाता है? क्या मानव उसे सीख लेता है? एक दिन का आपके पौधारोपण से यह सृष्टि बदल जाएगी? क्या समाज में चेतना आ जाएगी? हमने इस जन जन को जागरूक और प्रेरित करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है जी, क्योंकि हम जब चले जाएं कोई ना कोई सीख ले, कोई ना कोई प्रेरणा ले। बस मेरा जो प्रकृति ने ये चीज भी मैंने नहीं पहने पांडे जी, ये प्रकृति ने मुझे मेरे अंदर डाले हुए हैं, मेरे दिमाग में ये चीजें डालें जी, और वो मेरे मन के अंदर जो दिए हैं वो विचारे मैंने नहीं, उस परमात्मा दिए हैं। और वो परमात्मा कौन है? ये प्रकृति है परमात्मा, बहुत सुंदर, जिसको हम भगवान कह देते हैं, अल्लाह कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। ये कोई नहीं, ये वो प्रकृति है। जिसने जिस धर्म को माना उसने उस तरीके से इस प्रकृति का नाम रख दिया है, लेकिन उस प्रकृति ने सबको सजोकर रखने की बात की है, कोई भी कही नहीं, लेकिन मानव ने उसका उपभोग करना शुरू किया।
इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि चाहे आपके घर में कोई भी कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता जी। है, पारिवारिक कार्यक्रम होता है, आपका जन्मदिन होता है, आप अपने माता पिता के नाम से एक पौधा लगा दीजिए धरा में। नातीत पोते देखेंगे, देखो भैया मैंने तुम्हारे दादाजी के नाम पर लगाए हैं जी। हमने, ये मेरे शादी की सालगिरह पे है, ये मैंने तुम्हारे जन्मदिन पे लगाए हैं, क्योंकि उस पौधे से सीधा मेरे दिल की भावनाएं जुड़ी है। बिल्कुल। और जब मेरे दिल की भावनाएं जुड़ी हैं तो निश्चित तरीके से मैं उसका संरक्षण भी करूंगा। इसलिए पौधों को भावनात्मक तरीके से जोड़िए, अपने यादगार पलों के रूप में जो अभी देवी देवताओं के नाम पर लगाए, अपने माता पिता के नाम पर लगाए, अपने गांव से नाम के, अभी देवी देवताओं के नाम से लगाएंगे तो पांडे जी लोग डरेंगे, कहेंगे ये तो वो देवता, ये मेरा भैरवनाथ है, ये माँ दुर्गा माता है, ये जो कि मेरा गोलू देवता है, ये मेरा वीर देवता है, ये मेरे वन देवियां है। वन देवियां कौन होती थी? वन देवियां जंगलों में जो आकर थे विचरित किया करती थी। लोग अभी भी देखा होगा आपने कि जब जाते हैं पेड़ों में जो है कि चुन्नी बांध देते हैं, उसका मतलब यही था कि हमने ये चुन्नी जो बाती है उस पेड़ की सुरक्षा के लिए बांटा है, उस पेड़ की रक्षा के लिए बांटा है। तो ये परंपराएं हमको अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के सुंदर सुसज्जित उनके भविष्य के लिए करना पड़ेगा, देवी देवताओं के नाम से पौधा लगा करके। और ये प्रयास में जन जन को जागरूक और प्रेरित करना ताकि ये पर्यावरणीय संतुलन बन सके जिसका उपभोग हमारी आने वाली पीढ़ी कर सके। बहुत ही सुंदर डॉक्टर सोनी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर सोनी ने जिक्र किया है कि पर्यावरण को मित्रता के संबंध से इन्होंने जोड़ा है, जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे थे, पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये ज्वलंत समस्या भी है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, हमारे जो पहाड़ी प्रदेश है और आप यहीं से हैं, आपने स्टडी भी की होगी, तो किस तरह से यहाँ पर जो जलवायु का परिवर्तन आपको देखा होगा आपने, तो इसे किस तरह के कारक मानते हैं? क्या गंभीर समस्या है पर्यावरण के ऊपर? जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का विषय है जी। पूरा विश्व गर्म हो रहा है, भारत उससे प्रभावित है, लेकिन वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि जो हिमालय है पर्वतीय क्षेत्र है, जिस गति से वैश्विक गर्मी हो रही है, हिमालय क्षेत्र उससे अधिक गर्म हो रहे हैं जी। उस रेट से उनका गर्मी होने का अधिक है। उत्तराखंड जो आधुनिक जीवन शैली में अपना रहे हैं, जिससे पर्यावरण बिगड़ रहा है, मैं आपको उदाहरण दूं जी कि जैसे आपने कहा मैं देहरादून का ही हूँ, मैंने एसी देहरादून में सबसे पहले 1985 में एक डॉक्टर के यहाँ मैं गया था और डॉक्टर साहब को बुलाया जब उनके असिस्टेंट ने, तो डॉक्टर साहब बड़ी नाराजगी से आए कि हम एसी में बैठा हो तो मुझे क्यों बुला दिया बाहर जी। तब मैंने सोचा देहरादून में एसी भी है किसी के यहाँ। और आप बात करें अगर मसूरी नैनीताल, यहाँ तो 30-40 साल पहले एसी या फैन भी नहीं होते थे, आज वहाँ एसी हैं। अब इस पर्यावरण के दुष्परिणाम का इसी एक लिंक उदाहरण मैं करूँ कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो क्योंकि मलेरिया उस समय सबसे बड़ा कारक था बीमारी का, और इंग्लैंड में मलेरिया नहीं होता था, तो उन्होंने जो शहर बसाए वे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये मॉस्किटो लाइन से ऊपर थे उस समय शहर, इसलिए बसे कि वहाँ मच्छर से वो बचे रहते थे। लेकिन आज की तारीख में मच्छर है, मलेरिया है और अब तो डेंगू भी वहाँ पर आ गया है। तो मतलब उन शहरों का जो पर्यावरण है आज इन मच्छरों बीमारियों के लिए जो है वो अनुकूल हो गया है और ये वहाँ तक फैल गई हैं। और हिमालय के एक जो विकास जो है जिसको कि ब्लेम किया जाता है कि हिमालय का विकास पर्यावरण सम्मत नहीं है, ये भी एक है, ये बड़ा मतलब विवादास्पद विषय है। और मेरा तो इसमें यह मानना है कि जो भी विकास योजनाएं होती हैं इनका पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की एजेंसी की तरफ से एक ठोस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, पर्यावरण प्रतिघात आकलन उसका होता है, तब ये योजनाएं दी जाती हैं। लेकिन शायद उनकी जो मॉनिटरिंग होती है उसमें कहीं कमी रह जाती है कि जिस वजह जो हिमालय में जो आपदाएं आती हैं वो जो परियोजना उन आपदाओं को नहीं झेल पाती हैं, इसलिए उनको जलवायु परिवर्तन का नाम दे दिया जाता है। अगर वास्तव में उन परियोजनाओं का सही आकलन किया जाए, मॉनिटरिंग उनकी सही की जाए, तो शायद काफ़ी कुछ उन आपदाओं को उनका न्यूनीकरण किया जा सकता है। जी। और निश्चित रूप से अगर हम हर कार्यक्रम को पर्यावरण से जोड़ें, जागरूकता अगर लाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। डॉक्टर सोनी, जिस तरीके से अभी रावत जी ने जिक्र किया कि देहरादून पहले यहाँ पर जो परिवर्तन जलवायु के ऊपर ज़्यादा नहीं देखा करता था, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि गर्मी भी हो रही है, ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, बर्फ़बारी पहले देखने को मिलती थी, जिन स्थानों की इन्होंने बात भी करी, अब कम दिखाई देती है। और ये निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के अहम कारण हैं। ये पर्यावरण की जो चुनौती हैं आज के समय में, वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या खास चुनौतियां हैं जो हमारे पर्यावरण को, हमारे मानव जीवन के लिए खतरे के संकेत हैं? अगर हम पर्यावरण या देहरादून की बात करें जी,
मैं तो ठेठ गांव का रहने वाला हूँ। जी। मैंने गाय के साथ भी गया हूँ, बकरी के चलाने भी गया हूँ, जंगलों में रहा हूँ, आज भी हैं, आज भी ग्रामीण जीवन है। तो देहरादून का हम एक चीज़ सुना करते थे, दो चीज़ें फेमस बताते थे यहाँ के। जी। एक तो यहाँ पर बासमती चावल हुआ करता था और दूसरा लीची कहते थे। पहाड़ों में थे, आते नहीं थे, गरीबी थी, कोई नौकरी वाला भी नहीं था कि देखा भी नहीं भाई लीची कब कैसे होती, क्या चीज़ होती है। गांव के बाज़ार थे, कोई लाता भी नहीं था, महंगा होता होगा या साधन नहीं होते थे उस समय, क्योंकि गाड़ियां बहुत कम पहाड़ों में आया करती थी, घोड़े कचर या स्वतः ही बो के लाना पड़ता था। तो अब जब मैं सबसे पहले यहाँ पर जो आया कि 2001 में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तब मैं देहरादून देखा मैंने जी। 2001 में नौकरी में लग गया था मैं, तब मैं जो है कि यहाँ आया। मुझे शहर का क्या नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि गांव में ही हम मस्त रहते थे, क्योंकि सब चीज़ें हमें गांव में मिल रही थी। उस समय नौकरी भी जो है कि आ जाती थी, अब गांव से भर लो लग जाती थी। शहर कोचिंग काचिंग, हाँ, जिनको बड़े बड़े पदों पे जाना होता था वो बाहर जाते थे। तो जब मैं पढ़ता था कि भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो हिमालय की क्षेत्रों की बात करते हैं, बासमती चावल के मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, दून और द्वार घाटी की हम बात करते थे, तो देहरादून का उस पर नाम आता था। लेकिन अब जो शहर कभी धान के लिए जाना जाता था, जो शहर कभी लीची के लिए जाना जाता है, आज वो शहर जो है बिल्कुल हवेलियों की जाना जा रहा है कि ईंट के कंक्रीटों से खड़ा शहर दिखाया जा रहा। मैंने तो कई साल हो गए आना जाना रहा है मेरा यहाँ, तो मैंने वो खेती देखी नहीं है जिस, क्योंकि इससे अच्छा तो हमारे सेना है जहाँ पर हम रोपाई करते हैं, जहाँ पर हमारे बैल, गांव के सभी लोग महिलाएं थे, हुड़की बॉल के माध्यम से हम काम किया करते थे, हमारे घर गाँव के लोग जाते हैं। ऐसा मैंने यहाँ देखा नहीं है अभी, क्योंकि जहाँ भी नज़र पहना तो कहीं ना कहीं मकान मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है कि ये कारक है, ये पर्यावरणीय और सुंदर करने वाले कारक ये रहे हैं जी। इन पर लगाम लगाने लगा आदमी जो है कि आज अगर देश की अगर हम बात करें, हम पहाड़ों के लोग इतना है कि पहाड़ों में इतनी सुंदर खूबसूरत मौसम बना है आजकल, क्योंकि मैं तो अभी भी पहाड़ों में अभी वहीं से रहा हूँ, मरोड़ा, सकलन, टिटेरी, गढ़वाल से, तो अभी भी रात को हम रजाइयाँ ओढ़ते हैं, इतना सुंदर मौसम बना हुआ है। और लोग उनको छोड़ करके मैदान की ओर आ रहे, शहरों की ओर बस रहे। तो कहीं ना कहीं जो असंतुलन हो रहा है, जबकि अपार संसाधन हमारे पहाड़ों में जीवन यापन करने के लिए, जीवन शैली को सुधार सकते हैं। हम चाहे जंगली जो फल होते हैं हमारे काफल, अगर काफल का ही हम उत्पादन करते हैं और सरकार उस पर जो कि एक ऐसे जैसे एक स्टोर बना देते हैं, तो वहाँ पर गांव के लोग अगर काफल इकट्ठा करके उनको मंडी तक लाते हैं तो रोजगार के स्रोत बन जाते हैं। हमारे जो है कि हिस्सर होता है, बहुत पौष्टिक फल होता है। हमारे जो कि किलगोड़ी होती है, किलमोड़ी बोलते हैं जिस हम, वो फल होता है। कई इस प्रकार के फल है कि जिनका हम रोजगार परक बना करके वहां पर रह सकते हैं जी। सुंदर वादियां हैं, बस थोड़ा सा जो है कि वहां पर आवागमन के साधनों से हमको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो यह भी मानना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी हुई है, इससे गांव के जो पर्यटन स्थल है अगर वो जोड़े जाते हैं, तो जो पर्यटक वहां आने चाहते हैं वो उनका भरपूर आनंद लेगा। और जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस तरीके से अभी होम स्टे को जो है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी एक इसका खासा उदाहरण है। तो उससे क्या होगा कि गांव स्तर के लोगों को ही प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि गांव का हम हैं, हम ही उसका हिफाजत करेंगे जी। बाहर के अगर कोई आते हैं तो वो तो एक पैसा कमाने के तरीके से आएगा, धन कमाने के तरीके से आएगा, प्राकृतिक संसाधनों का जो है कि संरक्षण नहीं होगा, उनका दोहन होगा। तो वो दोहन को बचाना है हमने, तो पर्यावरणीय संतुलन के साथ पर्वतीय अंचलों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, जो मैंने कहा गांव के दूर से दूर सड़कें जुड़ सके, पर्यटक वहां आ सके, उस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो जो शहरीकरण का है ना, जो बासमती के चावल हमारे यहाँ चुलाई होता है, चुआ बोलते हैं उसको, मोटा अनाज की जहां बात चलती, हमने तो झंगोरा खाया, कौड़ी खाई है, मड़ुआ की रोटी खाई, क्यों यही मोटा अनाज है, ये तो हमारे अंग अंग में समाया हुआ है, हम इसे खा के बड़े हुए। तो प्राथमिकता वो देना एक दिन निश्चित तरीके से कि जितने भी शहर में बसे हैं वो पहाड़ों की ओर आएंगे। मेरे पहाड़, मेरे गांव की वो गलियारे, वो गदेरे, वो बिल्कुल जो कि आबाद होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा, जिस तरीके से तापमान में परिवर्तन आ रहा, तो एक अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो सुसज्जित और सुंदर और जो वातावरण कहेंगे और सुरक्षित
भविष्य के साथ साथ जी। वातावरण से हमारे गांव है। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि आप आइए देवभूमि में, यार पहाड़ उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। जी, बहुत सुंदर डॉक्टर सोनी, आपने इस बारे में व्यापक चर्चा की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोनी ने कहा कि गांव में आना चाहिए। हम कहते हैं विकास जरूरी है, पर्यावरण को भी बचाना है और विकास भी जरूरी है, शहरीकरण भी होना चाहिए। हमें अपने गाँव को भी बचाना है, अपने शहरों को भी अच्छा बनाना है। पर्यावरण के ऊपर आज का ये जो कार्यक्रम है और मानव जीवन है, मानव जीवन तभी रहेगा जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा निश्चित रूप से। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है औद्योगिकरण के माध्यम से? देखिए, पर्यावरण, जो कुछ पर्यावरण में आज हानि हम देख रहे हैं, ये इसका तो तीव्र औद्योगिकरण का ही दुष्परिणाम हमारे बिल्कुल, सामने है। बिल्कुल डॉक्टर इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। जी, ये जहरीली गैसें जो वायुमंडल में आई, और ये जहरीली गैसों की वजह से सबसे बड़ा तो जैसे यूरोप में 70 के आसपास जो है एसिड रेन एक बहुत बड़ी समस्या हुई। सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में जब जहरीली गैसें आनी शुरू हुई, आज की तारीख में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी समस्या है। और सारा विश्व जो है ये एक प्रयास कर रहा है कि कैसे इन गैसों को हम ट्रैप करें, इनका जो उत्सर्जन है इसको हम मिनिमाइज करें। बिल्कुल। और एक जीवन शैली संपन्न एक आपको पर्यावरण हम दे सकें। आपने वेस्ट की बात करी, वेस्ट तो ऐसा कि जो औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण है, ये जो वेस्ट, और सबसे बड़ा इस वेस्ट का जो डिस्पोजल है ये इसके मैनेजमेंट पर, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हैं। या तो उनको ये करना बहुत महंगा पड़ता है, सरकारी दिशा निर्देश इस बारे में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिल हवाली होती है, उन सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना होती है। और सबसे घातक दुष्परिणाम ये कि जो वेस्ट है ये हमारी नदियों में जा रहा है। बिल्कुल। गंगा यमुना बहुत बुरी तरह से इसमें प्रदूषित हो रही है। हालांकि स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा है, लाखों करोड़ रुपए सरकार ने उसमें खर्च कर दिए और बहुत प्रतिबद्ध है भारत सरकार स्वच्छ गंगा के लिए। रूप से, और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे और अच्छे परिणाम उसके आ रहे हैं। उद्योगों के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जा रही हैं। जहाँ जहाँ तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है वहाँ पर बड़ी सख्ताई इस पर सरकार ले रही है। कई इलाकों में तो औद्योगिक इकाइयाँ बंद कर दी गई हैं, दूसरी इकाइयाँ। जी, डॉक्टर सोनी, जल जंगल जमीन की हम बात कर रहे हैं, तो जंगलों में जो आगजनी की घटनाएं हैं, वनाग्नि है, इस पर आप क्या कहेंगे? देवभूमि में पहाड़ की खूबसूरत वादियों का आनंद लेना है। आइए कभी शहरों छोड़कर पहाड़ों की ओर आइए, जहाँ कल कल करते हुए, छल छल करते हुए गदरे होंगे, हमारे झरने होंगे, पेड़ों में बैठ करके रंग बिरंगे चिड़ियाएँ अपनी आवाज़ें निकालने मदमस्त होके। लेकिन आज वो कभी जब हम निकलते थे तो ये आवाज़ें गुजा करती थी कानों में, लेकिन वर्तमान समय में देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत कम सुनने को मिल रही हैं। क्या कारण है कि लोग जंगलों में आग लगा दे रहे हैं। जी, जंगलों में आग लगाने से जहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, ये तमाम चीज़ें प्रभावित हो रहे हैं, वहीं हमारे जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। जी, क्योंकि जो जंगल हमारे हैं, उन जंगलों में अगर हमने आगजनी घटनाओं को रोकना है तो इन जंगलों को हमको आम आदमी के लिए आर्थिकी, आमदनी, रोजगार के स्रोत बनाने पड़ेंगे। जी, क्योंकि जिन जंगलों से हमको जलाने के लिए लकड़ी मिला करता था, जिन जंगलों से पशुओं के लिए चारा मिलता है या पशुओं के बिछाने के लिए हमको पत्तियां मिलती हैं, उन जंगलों से अगर हमको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो हम उन जंगलों में आग क्यों लगाएंगे? बिल्कुल, उन जंगलों का संरक्षण करने लगाएंगे। इस हमारा बगल का हिमाचल प्रदेश है, जहां जो है कि सेब पट्टी के रूप में विकसित है, लगभग हमारी और वहां की जलवायु एक समान है। जब वो जलवायु एक समान है तो मेरे उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल है, उन क्षेत्रों को जो है कि हम बिल्कुल सेब पट्टी के रूप में विकसित क्यों नहीं कर रहे हैं? सेब का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? आड़ू, बादाम है, हमारे पुलम है। मैं तो ये भी बताना चाहूंगा, पांडे जी जो बाजारों में, शहरों में आज देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं जिनको, स्ट्रॉबेरी। हम अगर बकरी चराने जाते थे, गांव में जाते थे, हाइट के क्षेत्रों में, ऊंचाई वाली क्षेत्रों में, तो वहां इसको भूल बोलते थे। भूल बड़ा साइज का नहीं होता था, इतना साइज का था, खट्टा खट्टा होता था। लेकिन जब मैं शहर में आया, मुझे कहा कि सर यार ये स्ट्रॉबेरी है। मैंने कहा यार ये क्या चीजें हैं, किस तरीके के हैं ये स्ट्रॉबेरी? जी, निश्चित रूप से डॉक्टर सोनी, हम इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। सर, आपका सुझाव पर्यावरण को बचाने की दिशा में हम जानना चाहेंगे संक्षेप में। संक्षेप अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये है कि एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल। जी,
हमको स्थानीय स्तर पर कार्य करना होगा। बिल्कुल। और जब स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के हम कार्य करें, स्कूल में बच्चों को बताएं। आज जो अच्छे अच्छे आते हैं बच्चे, अगर स्कूल में सीखते हैं वेस्ट को कम करें, रिसाइकिल करें, पॉलीथीन, इस पर्यावरण दिवस की बात आपने अभी करी थी, तो ये हर वर्ष पर्यावरण दिवस का भी एक थीम होता है। बिल्कुल। ताकि उस थीम पर साल भर उन एक्टिविटीज़ को करें। आज अगर बच्चा घर में ही सीखता है, स्कूल से सीखता है, तो बच्चा एक बड़ा मैसेंजर है उस चीज़ का, कि अगर स्कूल से, घर से वो सीख के आता है कि वेस्ट को मैंने कैसे सेग्रीगेट करना है। अगर हमारा वेस्ट घर से ही सेग्रीगेट हो जाए तो शायद जितने लैंडफिल के अंबार लगे हुए हैं, ये काफ़ी कुछ समस्या खत्म हो जाए। लेकिन आज वो जागरूकता घर से ही लोगों पे नहीं, हालांकि म्यूनिसिपैलिटी, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो हरा नीला डब्बा, उसका कोई मायने नहीं रहता। मैं देखता हूँ जो कूड़े गाड़ी इकट्ठा करने आती है वो भी इस चीज़ को नहीं फॉलो करती है, ग्रीन वाले में नीला डाल, नीले वाले में। डॉक्टर साहब आपने बहुत सुंदर कहा, जागरूकता होगी तो हमारा पर्यावरण बच्चों से शुरू करें, स्कूल से शुरू करें। आप दोनों ही इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ, आपने समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने मानव जीवन और पर्यावरण पर बातचीत की। कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।